हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 13th फैब वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। इट इज अबाउट इसरो टेस्ट सैटेलाइट्स डेवलप्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और हम देखेंगे क्या बातें कही गई हैं। तो सैटेलाइट्स फ्रॉम कंपनीज एंड एकेडमिया टेस्ट किए जा रहे हैं इसरो के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर में, और अभी तक इसरो ने सिर्फ हेल्प ली है इन कंपनीज की, प्राइवेट कंपनीज की, एकेडमिया की, इन मैन्युफैक्चरिंग एंड फैब्रिकेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द सैटेलाइट एंड रॉकेट फ्रॉम द इंडियन इंडस्ट्री। अब कंप्लीट सैटेलाइट्स ही तैयार किए जाएंगे इन कंपनियों में, और इसे टेस्ट किया जा रहा है इसरो के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर में। इससे पहले अंडर आत्मनिर्भर भारत जो प्राइवेट सेक्टर का रोल है स्पेस प्रोग्राम में, उसको बढ़ाने का बात कहा गया था, जिसमें सैटेलाइट डेवलपमेंट, लॉन्चेस एंड स्पेस बेस्ड सर्विसेज प्रदान करने की बात कही गई थी प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। अब प्राइवेट सेक्टर का कॉपरेशन अगर स्पेस सेक्टर में आता है तो क्या एडवांटेज होंगे, तो भारत की जो स्पेसिफिक नीड्स है उसे कैटर किए जा सकेंगे, सच एज टेक्नोलॉजिकल सिनेरियोज जो बदलते जा रहे हैं, डिजिटलाइजेशन, साथ ही साथ एनहांसिंग द डिफ्यूजन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, और इसरो फोकस कर सकेगा कोर रिसर्च में, डीप स्पेस मिशंस में, क्योंकि जो सैटेलाइट मेकिंग वर्क है वो प्राइवेट को डेविएट कर दिए जाएंगे, तो डेफिनेटली इसरो का जो फोकस होगा वो रिसर्च और डीप स्पेस मिशन में ज्यादा देखने को मिलेगा। एलोंग विथ कैपेसिटी बिल्डिंग, गेटिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इनोवेशन, तो वो तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आती हैं, क्योंकि ये जो प्राइवेट सेक्टर है काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट R&D में करती है और बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी लाने का प्रयास करती है। तो क्या स्टेप्स लिए गए हैं प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बूस्ट करने के लिए? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये कॉमर्शियल आर्म है इसरो का, आपको याद रखना है। इसे तैयार किया गया था सो दैट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इसरो के द्वारा किए जा सके स्पेस इंडस्ट्री जो प्राइवेट वाली है उनको। अलॉन्ग विथ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी कि इन स्पेस, इसे भी बनाया गया है टू प्रमोट एंड हैंड होल्ड प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर जो स्पेस प्रोग्राम या स्पेस सैटेलाइट फॉर्मेशन में इंगेज्ड है उनको बढ़ावा दिया जा सके, प्रमोट किया जा सके, इसलिए इस इन स्पेस जो प्रोग्राम है इसे लाया गया था। अलॉन्ग विथ अंतरिक्ष, ये मार्केटिंग आर्म है इसरो का, और ये प्रमोशन एंड कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करता है इसरो के जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं स्पेस प्रोडक्ट उनका। स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में सेटअप किए गए हैं, जहां पर रेंज ऑफ फैसिलिटीज सेटअप किए गए हैं फॉर यूज बाय द इंडस्ट्री। हाल ही में जो ड्राफ्ट रिलीज किया गया था ह्यूमंस इन स्पेस पॉलिसी 2021 प्लान्स टू टैप स्टार्टअप्स एंड लोकल इंडस्ट्री। तो बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए, आपको क्या याद रखना है? तो ये जो आपका अंतरिक्ष है दैट इज मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो, ये याद रखना है। इंडियन स्पेस एंड प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसके बारे में भी 2-3 पॉइंट आपको याद रखनी है। साथ ही साथ जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड दैट इज कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो, ये याद रखनी है। साथ ही साथ आपको इसरो के बेसिक्स पॉइंट्स पते होने चाहिए कि इसरो का कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, या फिर ये गवर्नमेंट एडेड है या नहीं है, इन सब के बारे में आपको 5-6 पॉइंट जरूर पता होने चाहिए। और बेसिकली जो भारत के द्वारा कुछ सर्टेन मिशंस लॉन्च किए जाने वाले हैं या किए गए हैं इसरो के द्वारा, उसके बारे में भी कुछ पता होने चाहिए। बेसिक डिटेल ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, खासकर प्रीलिम्स की बात जब की जाती है तो। Let's move to the next article. It is about India rated as best alternative destination for firms relocating from China. आपको भी पता है जब से यूएस चाइना वॉर चल रहा है, खासकर इकोनॉमिक वॉर फ्रंट पर, तो बहुत सारी कंपनियां जो है वो चाइना से डिसंगेज होकर वो या तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जा रही है, या फिर इंडिया को भी अपना प्रीफर्ड डेस्टिनेशन मानकर इंडिया में भी आ रही है। लेकिन ज्यादा केसेस में ये देखा गया है कि ये जो कंपनियां है वो साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादा अपना पैर जमा रही है,
लेकिन एक रिसेंट रिपोर्ट में ये पता चला है कि इंडिया एलोंग विद वियतनाम, आप हमें कमेंट सेक्शन में वियतनाम के बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में बताइए, it is rated as the best alternative option for companies which are planning to relocate their operations out of the China. यूएस चाइना ट्रेड वॉर आपने भी सुना है, काफी लंबे समय से तो चल ही रहे थे। इसके कारण कंपनीज स्पेशली दोज विच आर इन यूएस, उनको अपने डिपेंडेंस चाइना के ऊपर कम करने पड़े थे, क्योंकि काफी ज्यादा हैवी टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर यूएस की जो गवर्नमेंट है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, वो लगा रही थी, जिसके कारण उनके जो रॉ मटेरियल्स या प्रोडक्ट्स है चाइना से जब वो इंपोर्ट किए जा रहे थे तो काफी महंगे पड़ रहे थे। ऑल्सो सप्लाई चेन डिसरप्शंस कोविड-19 पैंडेमिक में देखने को मिला, एंड दिस हाईलाइटेड द वल्नरेबिलिटी ऑफ द एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन द चाइना। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाइना में बढ़ता जा रहा है, और यह भी एक प्रकार से कारण है कि वाई कंपनीज ट्राइंग टू शिफ्ट फ्रॉम द चाइना एंड टू अदर cost effective destination countries like India and the Vietnam। मेजर एडवांटेज क्या मिल सकते हैं भारत को अगर इस प्रकार का शिफ्ट या डेस्टिनेशन होता है चाइना से और ये सब कंपनियां भारत में आती हैं? तो आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स, लॉजिस्टिक्स यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसमें जो भी राइजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ये तो बेनिफिट होगा ही होगा कि अगर कंपनियां जाएंगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी साथ लेकर आएंगी। साथ ही साथ डेवलप्ड इकोसिस्टम फॉर सर्टेन सेक्टर्स, आपको भी पता है फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, ये सब भारत में ऑलरेडी वेल डेवलप्ड इकोसिस्टम है, तो अगर आती है तो इसको और ज्यादा बूस्ट मिलेगी। स्किल्ड वर्कफोर्स भी भारत के पास है, ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट भी है, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने की संभावनाएं भारत के जनता और भारत में रह रहे लोगों के बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ रिलेटिवली लो लेबर कॉस्ट, ये सब बेसिकली एक प्रकार से ग्राउंड है कि वाई इंडिया शुड बी एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर द कंपनीज हु आर रिलोकेटिंग देमसेल्फ फ्रॉम द चाइना। और स्टेप्स जो भारत ने लिए हैं अट्रैक्ट करने के लिए कंपनियों को, तो देख सकते हो रिडक्शन इन कॉर्पोरेट टैक्स टू अट्रैक्ट द कंपनीज, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स भी लाई गई थी अक्रॉस 10 की सेक्टर्स, सो दैट प्रोडक्शन बूस्ट किए जाए, इन्वेस्टमेंट बूस्ट किए जाए, अलॉन्ग विद सेल्स भी बूस्ट किए जाए। लैंड पूल का भी कंसेप्ट लाया गया था, जिसमें लैंड विथ पावर वाटर रोड एक्सेस, ये अवेलेबिलिटी प्रदान की गई थी, बीइंग डेवलप्ड टू द अट्रैक्ट बिजनेस। साथ ही साथ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसके बारे में पता है आपको, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ये किस लिए था? इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर देश भर में लेट डाउन करने के लिए था, क्योंकि आपको भी पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट जिसके कारण कंपनीज अट्रैक्ट होंगी। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, रेल एज वेल एज पोर्ट डेवलपमेंट, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड्स आ जाते हैं विच इज नेसेसरी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज वेल। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव लिए गए विच वाज प्रपोज्ड बाय इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सो दैट डिपेंडेंस ऑन चाइना को कम किया जा सके। तो ये याद रखना आपको, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, ये बेसिकली ये इनिशिएटिव का मकसद ये था कि जो सिंगल नेशन डिपेंडेंसी है दैट इज चाइना के ऊपर, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए उस सिंगल स्टेट या नेशन डिपेंडेंसी को कम किया जाए। और इसके लिए जो देश आगे आए थे, इसमें इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट 2021 के लिए आपको क्या याद रखना है। तो ये जो इनिशिएटिव है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट बात NIP के बारे में, यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में आपको 4-5 पॉइंट पता होने चाहिए। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस के रूप में आ सकते हैं कि वाई, यानी कि व्हाट आर द कंडीशंस जो प्रिफर कर सकते हैं भारत को टू अट्रैक्ट द फर्म्स दैट आर रिलोकेटिंग फ्रॉम द चाइना। तो ये फैक्टर्स आपको याद रखने चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास बेसिकली प्रॉपर डेवलप्ड इकोसिस्टम है, along with a skilled workforce, huge domestic market, relatively low labor cost, along with a strong logistics system यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इन सब के कारण अट्रैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब आपको बताने होंगे। साथ ही साथ जो भारत ने क्या स्टेप्स लिए अट्रैक्ट करने के लिए बाहरी कंपनियों को, या फिर वो कंपनियां जो रिलोकेट कर रही हैं चाइना से, तो इनके बारे में भी आपको बताने चाहिए कि यहाँ कॉर्पोरेशन टैक्स कम किया गया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स लाए गए हैं, लैंड पूल प्रोग्राम लाए गए हैं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लाए गए हैं, अलॉन्ग विद सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, ये भी प्रपोज किया गया था। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट विज्ञान ज्योति प्रोग्राम।
स्पिरिट्स टू 100 डिस्ट्रिक्ट्स इन सेकेंड फेज। तो बात करते हैं विज्ञान ज्योति प्रोग्राम की। तो दिस प्रोग्राम एम्स टू प्रमोट स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स लर्निंग एमंग द गर्ल स्टूडेंट। याद रखना है आपको, ये जो विज्ञान ज्योति प्रोग्राम है वो एम्स टू प्रमोट साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इंटरेस्ट लर्निंग एमंग द गर्ल्स स्टूडेंट टू इंस्पायर देम टुवर्ड्स स्टीम कैरियर्स, की वो महिलाएं भी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के फील्ड में अपना कैरियर बनाए बाय कैरिंग ए लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर मेरिटियस गर्ल्स फ्रॉम द ग्रेड 9 to 12 टू परस्यू STEM इन देयर हायर एजुकेशन। और ये याद रखना है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था इन कोलैबोरेशन विद IBM इन 2019। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। द प्रोग्राम प्रोवाइड्स ए स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप along with visit to nearby scientific institutions, scientific camp, lecturers from eminent women scientists and career counseling। तो ये सब सुविधाएं इस प्रोग्राम के तहत दी जाती है। तो आपको याद रखना है स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है इस विज्ञान ज्योति प्रोग्राम के तहत। साथ ही साथ ये जो प्रोग्राम है वो रन कर रहे हैं 50 जवाहर नवोदय विद्यालय में and now has been expanded to 50 more Jawahar Navodaya Vidyalayas for the year 2021 and 22। According to R&D statistics यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 2019-20 India has only 16.6% women researchers directly engaged in R&D activities। तो काफी कम रेशियो, only 16.6% women researcher engaged है R&D activities में, which shows कि कितना कम पार्टिसिपेशन वोमेन का है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। रीजन फॉर द लोअर पार्टिसिपेशन हो सकते हैं स्टीरियोटाइप्स, यानी कि हमारी सोसाइटी कुछ इस प्रकार से डिजाइन है कि उन्हें इस प्रकार के जो सब्जेक्ट्स है चुनने का मौका नहीं देती, या फिर उन्हें इस प्रकार या इतने हायर लेवल तक एजुकेशन प्रदान करने ही नहीं दिया जाता। दैट्स व्हाई देयर इज ए केसेस ऑफ अर्ली एज मैरिज ऑफ दी चाइल्ड गर्ल्स, low access to resources, low career options in STEM due to the familial issues like marriage, family responsibilities। ये सब तो बेसिकली सोसाइटियल कॉन्स्टेंट्स है ही है, काफी बड़े सोसाइटियल कॉन्स्टेंट्स है जो वोमेन को एक प्रकार से रोकते हैं टू अटेन एजुकेशन, टू अटेन हायर एजुकेशन, टू अटेन साइंटिफिक नॉलेज। These reasons attribute to drop out from the higher studies over ओवरेज फॉर साइंटिफिक जॉब। तो अगर हायर स्टडी से ही ड्रॉप आउट हो गया तो 12 की स्टडी देने से भी क्या फायदा, क्योंकि साइंटिफिक जॉब्स तो मिल नहीं सके। एलॉन्ग विथ जो प्लेस ऑफ वर्क सफिशिएंट होना चाहिए, उतना एफिशिएंट होना चाहिए वुमेन के लिए, वुमेन ओरिएंटेड प्लेस ऑफ वर्क वो भी अवेलेबल नहीं होती है, या फिर रेजिग्नेशन फ्रॉम द जॉब्स कभी कभी करने पड़ते हैं महिलाओं को। तो क्या स्टेप्स लिए गए हैं अभी तक टू प्रमोट वुमेन इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स टू टेक अप एज ए कैरियर। तो नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। तो किरण प्रोग्राम लाया गया था टू इनकरेज वुमेन साइंटिस्ट थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ एसएटी। वुमेन साइंटिस्ट स्कीम अंडर किरण, इसके तहत बेसिकली कैरियर अपॉर्चुनिटीज प्रदान किए जाते हैं, इंक्लूडिंग फेलोशिप टू अनएम्प्लॉयड वुमेन साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट, along with consolidation of university research for innovation and excellence in women university। तो क्यूरी प्रोग्राम भी है फॉर इम्प्रूविंग R&D इंफ्रास्ट्रक्चर इन वुमेन यूनिवर्सिटी। तो ये क्यूरी प्रोग्राम ले सकते हो, और ये जो वुमेन साइंटिस्ट स्कीम है अंडर द किरण, ये भी है, और किरण प्रोग्राम भी, ये सब कहीं ना कहीं स्टेम जो ऑब्जेक्टिव है यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन सब को एज ए कैरियर के रूप में प्रमोट करने का विद इन द वुमेन प्रयास करता है। प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखना है, तो ये स्कीम आपको याद रखना है, विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। सबसे पहली बात तो ये जो है STEM को प्रमोट करने के लिए है, साथ ही साथ ये एमंग द गर्ल्स स्टूडेंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमंग द गर्ल्स स्टूडेंट के लिए है टू इंस्पायर देम टुवर्ड्स स्ट्रीम कैरियर। और किसके द्वारा, कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। याद रखना आपको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन नहीं है यहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें स्कॉलरशिप भी दिए जाते हैं, और ये जो प्रोग्राम है 50 जवाहर नवोदय विद्यालय में रन कर रहे हैं, और इसे एक्सपेंड किए गए मोर 50 JNVs फॉर द ईयर 2021-22, ये याद रखना है। और ये जो स्कीम कुछ है ये याद रखना है कि ये स्टेम विद इन द वुमेन प्रमोट करने के लिए, जैसे किरण, क्यूरी, ये सब याद रखने हैं। Let's move to the next article, friend. It is about United Nations Committee for World Food Security endorses first ever voluntary guidelines to end hunger।
तो ये जो गाइडलाइंस है वो डेवलप किए गए हैं टू सपोर्ट कंट्रीज इन देयर एफर्ट्स टू इराडिकेट ऑल फॉर्म्स ऑफ हंगर एंड मालन्यूट्रिशन, जो कि हमारा एसडीजी टारगेट 2 भी है, बाय यूटिलाइजिंग ए कम्प्रिहेंसिव फूड सिस्टम्स अप्रोच। तो जो रिकमेंडेशन है जो दिए गए हैं, आप देख सकते हो, पॉलिसी फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस करना। पॉलिसी फ्रेगमेंटेशन यानी कि पता नहीं मल्टीपल पॉलिसीज है लेकिन एक भी पॉलिसी प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रही। इससे बढ़िया होगा सारे पॉलिसीज को एकत्रित किया जाए और सिंगल पॉलिसी टारगेटेड और रिड्यूसिंग द हंगर एंड malnutrition between relevant sectors and addressing economic, social, environmental sustainability। गाइडलाइंस जो है आप देख सकते हो स्ट्रक्चर अराउंड 7 फोकस एरिया। तो 7 फोकस एरिया पर ये गाइडलाइंस आधारित है। सबसे पहली बात ट्रांसपेरेंट, डेमोक्रेटिक एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस की बात करता है। along with सस्टेनेबल फूड सप्लाई चेन्स होने चाहिए टू अचीव द हेल्दी डाइट, along with equal and equitable access to healthy diets through sustainable food system and food safety across sustainable food system is, along with people centered nutrition knowledge, education and information, along with gender equality and women empowerment across food system। और फिर देख सकते हो resilient food system in humanitarian context। और एज पर FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आप हमें बताइए कि इसका हेडक्वार्टर क्या है और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या इसका मेंबर है या नहीं है। 130 यानी कि 13 करोड़ पीपल मोर बीइंग पुश्ड इनटू हंगर बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। ये डाटा आप मीन्स के लिए याद रख सकते हो। एंड मोर देन 3 बिलियन पीपल कैन नॉट अफोर्ड हेल्दी डाइट, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। गाइडलाइंस आल्सो कंप्लीमेंट द वर्क एंड मैंडेट ऑफ अदर इंटरनेशनल बॉडीज लाइक द UN डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन, जो कि 2016 से 2025 तक चल रहा है। तो ये डिकेड भी याद रखना है। ये जो UN डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन है 2016 से 2025 के बीच अचीव करना है आपको। अगर हम बात करें कमिटी फॉर वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी, तो ये इंटरनेशनल एंड इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है फॉर स्टेक होल्डर्स टू वर्क टुवर्ड्स इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन फॉर ऑल। और ये होस्टेड एंड को फाउंड किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। CFS के बारे में याद रखना है। अब बात करते हैं 2021 के लिए आपको क्या याद रखने हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है CFS के बारे में, यानी कि कमिटी फॉर वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी। और ये इंटरनेशनल और इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टेक होल्डर्स वर्क करते हैं टुवर्ड्स इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन फॉर ऑल। और ये होस्टेड एंड को फाउंडेड बाय द यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना है आपको। साथ ही साथ ये जो आपका SDG गोल 2 है यानी कि टू इराडिकेट ऑल फॉर्म्स ऑफ हंगर एंड malnutrition, ये याद रखना है। ये मीन्स के लिए भी आपको काम आएंगी। बस ये जो फोकस एरिया है ये सब मीन्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर कंसंट्रेशन ऑफ स्मॉल ब्लैक होल्स इन क्लस्टर। तो नासा का जो हबल टेलीस्कोप है इन्होंने डिस्कवर किया है कंसंट्रेशन ऑफ स्मॉल ब्लैक होल्स इन ए ग्लोबुलर क्लस्टर। और ग्लोबुलर क्लस्टर का नाम है NGC 6397, याद रखना है NGC 6397। इट इज नथिंग बट ए ग्लोबुलर क्लस्टर। और इस क्लस्टर में आपको छोटे छोटे ब्लैक होल्स मिले इंस्टेड ऑफ वन सुपरमैसिव ब्लैक होल। तो हम क्या अभी तक कल्पना कर रहे थे कि देयर इज ए सुपरमैसिव ब्लैक होल, लेकिन अब जो है क्लस्टर्स के रूप में भी ब्लैक होल्स मिले हैं। ग्लोबुलर क्लस्टर्स की अगर हम बात करें तो एक्सट्रीमली डेंस स्टेलर सिस्टम है और यहाँ पर आपको स्टार्स मिलते हैं और ये स्टार्स क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। roughly spherical in shape, they contain hundred of thousands and sometimes million of stars। तो आप देख सकते हो globular clusters contain some of the oldest stars in a galaxy। तो ये भी याद रखना है कि globular clusters में कुछ oldest stars भी होते हैं and are thought to have found early in its history। स्टडिंग अगर करते हैं हम globular clusters की तो हेल्प करेंगे ये estimate the age of the universe और figure out where the center of the galaxy lies। आपको भी पता है मिल्की वे गैलेक्सी जो वहां पे हमारा सोलर सिस्टम है वो फार फ्रॉम द सेंटर है, लेकिन आपको भी पता है कि जो हमारा यूनिवर्स है उसका तो हमने एंड पॉइंट जानते हैं ना स्टार्टिंग पॉइंट जानते हैं। तो अगर हम ग्लोबुलर क्लस्टर्स को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं तो इससे हम सेंटर ऑफ द गैलेक्सीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बात करते हैं ब्लैक होल की। तो ब्लैक होल क्या है? तो स्पेस में एक लोकेशन आप कह सकते हो जहां पर ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि इवन लाइट कैन नॉट गेट आउट। आपको भी पता है लाइट
की स्पीड कितनी ज्यादा फास्ट होती है और किसी से भी वो पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन ब्लैक होल से वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। द ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज मैटर हैज बीन स्क्वीज्ड। अब इतनी ज्यादा ग्रेविटी है तभी तो अगर कोई भी मैटर हो, चाहे वो प्लेनेट हो चाहे वो स्टार्स हो, सारे के सारे अट्रैक्ट हो जाते हैं। इवन लाइट ही क्यों ना, वो भी इस ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ जाती है। और आपको भी पता होने चाहिए कि ये जो ब्लैक होल है इतना ज्यादा स्मॉल होता है, काफी ज्यादा स्मॉल होता है, लेकिन डेंसिटी इनकी इनफाइनाइट होती है। दैट्स व्हाई वे काफी ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं मासेस को। दिस कैन हैपन व्हेन ए बिग स्टार इज डाइंग। तो कोई भी बिग स्टार जब बढ़ता है, सुपर स्टार जिसको हम कहते हैं, तो उससे के कारण ही ब्लैक होल बनता है। और द बेसिस ऑफ द साइज ब्लैक होल को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में। टाइनी ब्लैक होल जो स्मॉल होते हैं, जस्ट 1 एटम। देख सकते हो कितना कारनामा हमारे यूनिवर्स का, आप समझ सकते हो। 1 एटम कल्पना भी नहीं कर सकते उतना छोटा ब्लैक होल हो सकता है, और उसमें पावर है कि पूरे अर्थ के मास को अपने अंदर इनगल्फ कर ले। स्टेलर मास ब्लैक होल फ्यू टाइम्स सन्स मास होते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल मैनी मिलियन टाइम्स द सन मास। तो आपको ब्लैक होल के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए प्रीलिम्स 2021 के लिए। और आपको ये याद होना चाहिए कि NGC 6397 क्या है। तो ये ग्लोबुलर क्लस्टर है। ग्लोबुलर क्लस्टर क्या है, तो इसमें सम ऑफ द ओल्डेस्ट स्टार्स इन ए गैलेक्सी, और ये एक्सट्रीमली डेंस स्टेलर सिस्टम होते हैं। इसमें स्टार्स बट क्लोजली पैक्ड होते हैं। Let's move to the next article friend. It is about index of industrial production. तो क्या कंटेक्स्ट है, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टर्न्स पॉजिटिव अगेन दिसंबर आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग 1.9% इन नवंबर। आपको भी पता है कोविड-19 लॉकडाउन के समय इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, और नवंबर में आप देख सकते हो जो कॉन्ट्रैक्टिंग था 1.9% से था। लेकिन अब जाकर ये जो IIP है वो पॉजिटिव शोकेज किया है, पॉजिटिव ग्रोथ शोकेज किया है दिसंबर में। जब हम बात करते हैं IIP की, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, तो ये इंडेक्स है यानी कि मेजरमेंट कह सकते हैं एक प्रकार से, जो ट्रैक करता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 ब्रॉड कंस्टिट्यूएंट होते हैं IIP के, ये सब याद रखने को। और इसका जो वेटेज है 77.63% है अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की। माइनिंग की अगर हम बात करते हैं तो 14.737% है, और अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो 7.99% है। अब ये ग्रोथ शोकेज किया तो इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन की जो स्थिति थी, हो सकता है वो उसमें सुधार आ रही होगी, या फिर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लोजअप हो गए थे जिससे कारण इंडस्ट्रीज से बंद हो गए थे, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बंद हो गई थी, तो वो रिवाइव करने का एक अच्छा संकेत है। Along with electricity, crude oil, coal, cement, steel, refinery products, natural gas and fertilizers, ये 8 कोर इंडस्ट्रीज है इस। और ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज के कंपोनेंट जिसके बारे में हमने बात की, ये भी IIP के इंडेक्स में कंस्टिट्यूट किए जाते हैं, और ये 40% कंप्राइज करते हैं। तो 40% ये कंप्राइज करते हैं ऑफ द वेट ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन IIP। और IIP डाटा कौन कंपाइल करता है और पब्लिश किया जाता है, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये याद रखना है। और CSO आपको ही पता है मोस्पी के अंतर्गत आता है, और ये मंथली बेसिस पर निकाले जाते हैं। और आपको ही पता है इसके लिए एक बेस ईयर होगा, तो IIP का जो बेस ईयर है वो 2011 एंड 12 है। बात करते हैं डिजी लॉकर की, तो काफी ज्यादा चर्चा में ये डिजी लॉकर रहता है। तो IRDAI ने एडवाइस किए हैं सारे इंश्योरेंस कंपनीज को कि वो डिजिटल इंश्योरेंस पॉलिसीज को अगर इश्यू कर रहे हैं तो वो डिजी लॉकर के माध्यम से करें। तो डिजी लॉकर एक प्रकार से फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत। और ये याद रखना, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर द मैती, यानी कि डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आती है। और डिजी लॉकर बेसिकली एम्स एट डिजिटल इंपावरमेंट करने का प्रयास करता है ऑफ सिटीजन। कैसे, जैसे आप गूगल ड्राइव सुनते हो जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, उसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो डिजी लॉकर फैसिलिटीज है वो प्रदान की गई है, सो दैट जो भी ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है उसे यहाँ पर रखे जा सके। एक प्रकार से डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट कह सकते हो। थ्रू डिजी लॉकर सिटीजन्स कैन एक्सेस देयर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर और लीगली एट पार विथ ओरिजिनल। ये याद रखना, इट इज लीगली एट पार विथ ओरिजिनल, यानी कि अगर ये इसमें डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं तो ये वैलिड होंगे अगर आप कहीं पर भी ये डिजिटल डॉक्यूमेंट शोकेज करने की बात करी जाती है। तो द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट आयुष संवाद कैंपेन
माई हेल्थ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आयुष संवाद कैंपेन बेसिकली वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन कह सकते हो आयुर्वेदा और कोविड 19 पैंडेमिक के ऊपर, और ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली के द्वारा एज इन्वेजन एंड सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और ये जो कैंपेन है इंश्योर्स की यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रदान किए जाए टू अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ टारगेट ऑडियंस अक्रॉस इंडिया, or it will immensely beneficial in understanding the importance of Ayurveda in the fight against the COVID-19 and also for post-COVID-19 management. The next article is about CNG tractor. Ministry of Road Transport and Highways has launched country's first ever diesel tractor converted to the compressed natural gas tractor. तो आप देख सकते हो फर्स्ट एवर डीजल ट्रैक्टर जिसको कन्वर्ट किए जा चुके हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ट्रैक्टर के रूप में। तो जब ये सीएनजी बेस्ड ट्रैक्टर में कन्वर्ट किए गए हैं तो लो रनिंग कॉस्ट हो सकते हैं, और कहा जा रहा है कि इट कैन सेव ओवर 1 लाख एनुअली ऑन फ्यूल कॉस्ट, लेसर इमिशंस, ये तो पॉजिटिव होंगे, साथ ही साथ रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी होगा। सीएनजी की बात करें तो ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और नॉन टॉक्सिक क्लीन फ्यूल है, याद रखना है ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक और क्लीन फ्यूल, एंड इज मेड अप ऑफ 96% ऑफ मीथेन, ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो सीएनजी कंस्टिट्यूट करते हैं। और इट इज इकोनॉमिकल एज इट हैज ए जीरो लीड, याद रखना है इसमें लीड का कंसंट्रेशन नहीं है, नॉन कोरेसिव है, नॉन डाइल्यूटिव है, नॉन कंटेमिनेटिंग है, विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ द इंसान। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट नीमहंस स्टडी ऑन अल्कोहल अब्यूज। तो ये जो स्टडी की गई है इट रिवील्स की एक्सेस अल्कोहल अगर इनटेक किए जाते हैं तो इट कैन इरिवर्सिबली चेंज कर सकते हैं डीएनए को भी। ऑल्सो चेंजेस में परसिस्ट इवन व्हेन अल्कोहल कंजम्पशन इज स्टॉप, तो उसके बाद भी अगर अल्कोहल का कंजम्पशन स्टॉप कर दिया जाता है तो भी चेंजेस कंटिन्यू ही रहेंगे, यानी कि डीएनए में चेंज एक बार अगर हो गए तो फिर इरिवर्सिबल नहीं हो गए, इसीलिए चेंजेस में परसिस्ट इवन व्हेन अल्कोहल कंजम्पशन इज स्टॉप। तो जो नीमहंस है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस बेंगलोर, ये एपेक्स सेंटर एक प्रकार से कह सकते हैं मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस का इन द कंट्री। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट नीति बॉर्डर उत्तराखंड। तो बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हैं उन्हें ब्रिज की वो रीएस्टेब्लिश कर सके कनेक्टिविटी को विथ नीति बॉर्डर विच वाज अफेक्टेड बाय द रिसेंट ग्लेशियर बर्स्ट जो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और अगर हम बात करें नीति की तो ये विलेज है लोकेटेड इन द नीति वैली, इट इज द लास्ट विलेज एंड आउटपोस्ट नियर इंडो तिब्बतियन बॉर्डर। याद रखना है नीति एक विलेज है और वो भी लास्ट विलेज कह सकते हो एंड आउटपोस्ट नियर द इंडो तिब्बतियन बॉर्डर इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। और आप हमें बताइए कि उत्तराखंड कौन कौन से राज्य और अंतरराष्ट्रीय देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। लोसर फेस्टिवल इज द नेक्स्ट आर्टिकल। तो टिबेटियंस सेलिब्रेटेड लोसर द टिबेटियन न्यू ईयर, तो ये याद रखना है लोसर सिंपली मीन्स द तिब्बतियन न्यू ईयर इन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। लोसर मार्क्स एंड ऑफ विंटर एंड स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंग सीजन। लोसर ट्रेसेस इट्स रूट्स फ्रॉम द प्री बुद्धिज्म era when the Tibetans followed Bon religion. Let's move to the next article, it is about कलरीपयट्टू। तो क्या काफी इंपॉर्टेंट है कलरीपयट्टू, ये मार्शियल आर्ट फॉर्म है केरला का, ये तो याद रखना ही रखना है। साथ ही साथ इसका जो ट्रेनिंग सेंटर है उनको कलारीज कहा जाता है which are also the center of religious worship. The primary aim is to ultimate coordination between the mind and the body. It also focuses on a specialization in indigenous medicinal practices. तो ये थी हमारी आज की आर्टिकल, होप आपको ये पसंद आई होगी और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आज हमने डिस्कस किए हैं और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।